छात्रों, आज पुनः मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले टर्न पर हम लोग सारणी के बारे में अध्ययन किए थे कि सारणी क्या होता है, ठीक, सारणी का विस्तार कैसे करते हैं और सारणी का गुणधर्म क्या होता है और गुणधर्म के आधार पर हम सारणी को कैसे हल करते हैं। कुछ प्रश्न भी लगाए गए थे। आज एक टॉपिक और है, उसके बाद हम लोग प्रश्न लगाएंगे। टॉपिक यह है कि निर्देशांक ज्यामिति में सारणिकों का प्रयोग। तो इसके अंतर्गत 3 टॉपिक हमारा है कि सारणी की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, यदि 3 बिंदु दिए हुए हों तो उनके संरेख होने का प्रतिबंध क्या है, और 2 बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या है। ठीक, तो पहला है हम लोग टॉपिक है, देखिए यहाँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो माना जाए कि त्रिभुज ABC है, देखिए ABC है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x2 y2 तथा x3 y3 दिए हुए हैं। तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल को डेल्टा से लिखा जाता है, बराबर 1/2 सारणिक, यहाँ सारणी का चिन्ह बना हुआ है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इस सारणी के रूप में आप याद कर लेंगे सीधे। त्रिभुज का यदि तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है डेल्टा बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और यहाँ विस्तार करेंगे, सारणी का विस्तार करेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद करने का तरीका क्या है, 1/2 पहला याद हो जाएगा तो हो जाएगा x1 y2 माइनस y3, अगले में क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा, ठीक, y2 जब क्या आ जाएगा y3 आ जाएगा, और चक्रीय क्रम में y3 जब y1 आ जाएगा प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, अब आता है कि 3 बिंदु संरेख कब होंगे। संरेख का मतलब कि एक रेखा में कब होंगे, ठीक है। 3 बिंदु संरेख कब होंगे, तो माना कि 3 बिंदु A है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, दूसरे का x2 y2 है, x3 y3 है। ये तीनों बिंदु संरेख तब होते हैं जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यदि क्या हो जाए, शून्य हो जाए। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि शून्य हो जाएगा तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु संरेख होंगे, ठीक है। तो बराबर हम जानते हैं त्रिभुज यदि ABC किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर शून्य हो जाएगा। 2 का तिर्यक गुणा कर देंगे, ये बराबर शून्य हो जाएगा। अतः 3 बिंदु x1 y1, x2 y2, x3 y3 के संरेख होने का प्रतिबंध है। यदि कहता है कि सिद्ध कीजिए तो हम निकालेंगे और देखेंगे यदि सारणी का मान शून्य आ जा रहा है तो तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। ठीक, अब अगला देखिए आता है 2 बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 2 बिंदु x1 y1 और x2 y2 दिया हो तो 2 बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक, लेकिन हम सारणी के रूप में कैसे उस समीकरण को लिखेंगे, ठीक है। तो माना गया है कि 2 बिंदु A x1 y1 तथा B x2 y2 2 बिंदु हैं तथा 2 बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु p x y, देखिए यहाँ बना हुआ है, 2 बिंदु A और B है। A का निर्देशांक x1 y1 है, B का निर्देशांक x2 y2 है। दोनों के बीच एक बिंदु, बीच या कहीं भी तो मतलब A और B के बीच मध्य कहीं भी एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y है। तो दोनों बिंदुओं A और B को मिलाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, x1 y1 x2 y2 सारणी के रूप में है, ये बराबर शून्य हो जाएगा। ठीक, यदि इसको हल किया जाए तो वही जो हम याद किए हैं y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 x माइनस x1 वही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आज 3 टॉपिक था। पहला था कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 3 बिंदु संरेख कैसे होते हैं, और 2 बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। अब छोटा सा प्रश्न देखा जाए इन तीनों पे। ये एनसीईआरटी ये प्रश्नावली 4/3 का, ठीक है ना। दूसरा पहले का दूसरा प्रश्न है, लिखा हुआ है कि शीर्ष 2,7 1,1 10,8 से वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए।
मतलब ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो इसको x1 y1 मान लिया जाए, इसको x2 y2 मान लेंगे, इसको x3 y3 मान लेंगे। ठीक, ये बराबर हो गया 1/2 x1 y1 2 7 हो जाएगा, x2 y2 1 1 10 8। ठीक, एक बटा, अब आप चाहें तो आप इसका सीधा ही विस्तार कर सकते हैं, सीधे इसका विस्तार कर सकते हैं। लेकिन हमारा जब भी सारणी को हल करने का प्रयास होता है कि किसी कॉलम या रो में अधिक से अधिक शून्य आ जाए। ठीक, तो किया गया है R1 में से R2 घटा दीजिए और R2 में से R3 घटा दीजिए। 2 में से 1 चला जाएगा 1 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में से 10 चला जाएगा माइनस, 1 में से 8 जाएगा -7, 1 में से 0 10 8। यहाँ लिखा हुआ है R1 माइनस R2 R2 माइनस R3, ये हो गया 1/2। ठीक, अब C3 के अनुदिश हम विस्तार कर देंगे। तो जब 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 लेंगे 0 आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस प्लस होता है तो यहाँ +1 हो गया। ठीक, और जब +1 लेंगे देखिए ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा। तो 1 × -7 -7 माइनस -9 × 6 प्लस हो जाएगा 54। तो 7/2 वर्ग इकाई, चूँकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इसीलिए यहाँ जो आता है आंसर उसको हम वर्ग इकाई के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न और देखा जाए। यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 4.3 वाला कारा के का मान ज्ञात कीजिए। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तथा शीर्ष बिंदु न दिया हुआ। ठीक है ना, शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और वहाँ के का मान निकालना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हम जानते ही होता है, यहाँ दिया हुआ प्रश्नानुसार वर्ग क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई। तो डेल्टा के जगह 4 रख देंगे, 1/2 हो गया। इसको मान लेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा। सबका मान रखेंगे तो ये सारणी बन गया। तीरे गुणा हम कर देंगे, 4 × 2 8 बराबर इतना हो जाएगा। ठीक, अब क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। ठीक है ना, क्षेत्रफल पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, लेकिन उसका एब्सोल्यूट मान या निरपेक्ष मान ही लिखा जाता है। तो 2 तरीका है, क्या तो यही हम +-4 करके लिख लें, +-4। ठीक, या प्लस यहाँ 8 हो जाएगा, या यहाँ 8 हो गया देखिए। और जब इसको हल किए तो इसको माड के रूप में लिख लीजिए। जब इस सारणी को हल किया गया है तो ये माड के रूप में लिख लिया गया है। ठीक, और माड को जहीं हटाएंगे तो +- हो जाएगा, क्योंकि माड में चाहे पॉजिटिव रखा जाए चाहे निगेटिव रखा जाए हमेशा पॉजिटिव आता है। तो जब माड को हटाया गया तो ये +-8 हो गया। इसको हल करने के बाद आ गया -2k हो गया, 8 बराबर हो गया -2k + 8, 2k बराबर 0 हो जाएगा, k का मान 0 हो जाएगा। ये तब आया है जब हम यहाँ निगेटिव साइन लिए हैं। निगेटिव, यहाँ निगेटिव साइन ले लेंगे, k का मान 0 आ जाएगा। पॉजिटिव साइन ले लेंगे तो k का मान 8 आ जाएगा। तो k का 2 मान आ गया 0 और 8। ठीक है, इस तरह से यदि दिया हुआ अक्सर आता भी है कि लेमडा रहेगा या k रहेगा, क्षेत्रफल का मान दिया रहेगा और कहेगा कि मान ज्ञात करने, तो इसी तरह से करेंगे हम। ठीक, अगला एक प्रश्न इसमें है, यह है प्रश्नावली 4.3 का दूसरा। कार्य सिद्ध कीजिए कि बिंदु a b + c b c + a तथा c + b संरेख है। ठीक, तो हम जानते हैं, यदि हम लिख लेंगे पहले कि हम जानते हैं कि 3 बिंदु संरेख तब होते हैं जब उसके क्षेत्रफल का मान, त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 हो। तो हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा बराबर होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है ना, ये संरेख कब होगा, जब इसका मान क्या हो जाएगा 0। x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं। तो यहाँ इसको मान लिया जाए x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान लिया जाए, उसके स्थान पर रख दिया जाए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर हो जाएगा 1/2 ABC। देखिए ठीक है, x1 y1 1 हो जाएगा, इसको x2 y2 1 x3 y3 1, ये हो गया 1/2। अब आप चाहें विस्तार कर सकते हैं, नहीं विस्तार करेंगे तो लंबा होगा। फिर है कि हम सारणी के गुणों का प्रयोग करके इसको हल कर लेंगे। ठीक, तो किया जाए, देखिए लिखा हुआ है C1 बराबर C1 + C2, C1 के संगत अवयव में C2 को जोड़ लिया जाए। ठीक, ये हो जाएगा A + B + C B + C + A C + A + B। देखिए A + B + C B + C + A और C + A + B। ठीक है, बाकी को
और इसे उतार दिया गया है। अब देखिए C1 में क्या कॉमन क्या है, C1 में कॉमन है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी है, यहाँ प्लस भी है, यहाँ भी है। तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ लिखना चाहें लिख लेंगे, a प्लस बी प्लस सी C1 से उभयनिष्ठ लेने हो गया, ले लिए उभयनिष्ठ ले लिए, 1 1 1 बच जाएगा, ये हो गया 1, ये बराबर गया 1/2 a प्लस बी प्लस सी। अब जानते हैं कि किसी सारणिक में 2 रो कॉलम बराबर हो तो सारणिक का मान क्या हो जाता है, 0 होता है, तो इसका मान 0 हो गया। हल करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो चूंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 हो गया है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 0 हो गया, अतः बिंदु ए बी तथा सी क्या हो जाएंगे, समलेख हो जाएंगे। इस प्रकार से हम हल करेंगे। बाकी जो कुछ प्रश्न हैं वो आगे वाले वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।